हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम लोग काफ़ी प्रश्नों को कर लिए हैं। नवंबर 2017 का हमने आपको सॉल्व दे दिया था। तो ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल से है। तो इसको आप देखिएगा और जो भी आपके राइट आंसर होंगे आप कमेंट में दीजिएगा। उसके बाद हम आपको यहाँ पे आंसर बताते हुए चलेंगे, यानी कि आप मान के चलिए कि लगभग 2 से 4 सेकंड का आपको मौका मिलेगा जिसमें आपको आंसर देना है। ठीक, उसके बाद हम आपको यहाँ पे राइट आंसर बताते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था की विशेषता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर, घटती जन्म दर और घटती मृत्यु दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था की विशेषता है। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत प्रकाशन में कब आया या कब प्रकाशित हुआ? 96 है। हालांकि इसके पहले जो भी 94 प्रश्न है वो हमने कराया नहीं है। यहाँ से लगा कि उसमें कुछ नई चीज़ें अपडेट करनी पड़ी, क्योंकि वो वर्ल्ड जो आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी था उसमें कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे उतना अपडेट क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए उसको हमने छोड़ रखा है। यहाँ से लिया, यहाँ पे सिद्धांतों से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न थे, इसलिए हमने यहाँ पे शामिल किया है। ठीक, और जो कल जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा पाए, चूँकि जो आप देख ही रहे हैं प्रकृति का प्रकोप चल ही रहा है, तो आंधी तूफान की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो लाइट वगैरह नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे नहीं चालू किया जा सका। तो ये समस्याएं रही और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। आपने पहले में देखा कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था क्या है। अब माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसका प्रकाशन कब हुआ था? 96, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 1793, 1803 है, 1853 है और 1863 है। थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना समझना है नहीं। आया तो ठीक है, मैथ लगाना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप जाके सोचना है, फार्मूले अडाप्ट करने, कुछ ऐसा नहीं है। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 803 है। ठीक, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किस क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तनों पर आधारित था? तो कौन से जनसंख्या क्षेत्र के परिवर्तन पे आधारित एक जननांकीय संक्रमण सिद्धांत था? पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो जो सही उत्तर है आपका यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी यूरोप पे आधारित था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। नेक्स्ट आइए, अनुकूलतम जनसंख्या शब्द किसने दिया था, सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लाया था? नोटेस्टीन, डाल्टन, कंटिलोन या थॉम्सन? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुकूलतम जनसंख्या शब्द यूज किया था कैंटिलोन ने। इसका सिद्धांत किसने दिया, कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन भी हम बता दे रहे हैं। देखिए, नोटेस्टीन ले लीजिए और कैनन को ले लीजिए, एडविन कैनन। अनुकूलतम जनसंख्या शब्द किसने यूज किया? कैंटिलोन ने। वर्तमान भूमंडलीकरण में निम्नांकित में से किसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है? बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, कृषि का विकास, नवोपनिवेशवाद, सूचना क्रांति एवं प्रौद्योगिकी का विकास। तो वर्तमान में भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन में किसका योगदान नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा प्रश्न पे कि कौन सा अपना योगदान नहीं दे पा रहा है। जो आपका कृषि का विकास है, उपनिवेशवाद भी दे रहा है, सूचना क्रांति भी दे रही है, ये भी दे रहा है, लेकिन कृषि विकास यहाँ पे नहीं दे रहा है। WTO की स्थापना कब हुई? 91, 94, 98 या सन 2000? सही उत्तर हो जाएगा 1994। WTO के पहले इसको क्या नाम दिया जाता था? GATT। ग्रैंड जंक्शन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? ग्रैंड जंक्शन उटाह, एरिजोना, मोंटाना, कोलोराडो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ग्रैंड जंक्शन कोलोराडो में। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत्तम स्वर्ण की खदान कहाँ पे है? होमस्टेक, बर्मिंघम,
बर्मिलियन, पेंसिल्वेनिया। यूएसए की बृहत्तम स्वर्ण की खदान की बात कर रहा है, तो ये आपका कहाँ पे है? होमस्टेक। नेक्स्ट आइए, माउंट इटाविरा किस देश में स्थित है? वेनेजुएला, इक्वाडोर, ब्राज़ील या चिली? सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? इक्वाडोर। नेक्स्ट आइए, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? फर्स्ट पेपर में हमने पढ़ाया आपको, बायोगैस, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। एक बात और बता दें, फर्स्ट पेपर का यदि जो भी लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं, अभी भी आपके पास मौके हैं, क्योंकि ये केवल लॉकडाउन के लिए ही इतना चार्जेज रखा गया, उसके बाद चार्जेज में इंक्रीज़ किए जाएंगे, क्योंकि जो 499 है ये ओनली फॉर लॉकडाउन, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को समस्याएं हो रही हैं। और ये केवल मान के चलिएगा कि पीडीएफ के लिए भी, क्योंकि कोई भी बुक और प्रैक्टिस सेट लेंगे आपका 500 के ऑलमोस्ट हो ही जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कई बार कि यहाँ पे आपको चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं, आपको वीडियोज़ दिए जाएंगे पर्सनली और प्राइवेट वीडियोज़ रहेंगे ये, और साथ ही साथ पीडीएफ भी रहेगा पूरे टॉपिक पे, जो भी आपका थ्योरी का पार्ट होगा। प्लस यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न, लगभग 150 वो आपको टॉपिक से रिलेटेड यूनिट वाइज, और प्लस यहाँ पे आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो यानी ये केवल पीडीएफ के ही चार्जेज यदि अलग अलग आप जोड़ेंगे तो उतना हो जाएगा। वीडियो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट फ्री में ही दिया जा रहा है, तो इसलिए जिनको भी जो भी रुचि रखते हैं। और एक बात और बता दें कि जो आपका जून का एग्ज़ाम होने वाला है, ये आप मान के चलिएगा कि जुलाई अगस्त तक हो ही जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि पोखरियाल महोदय जो आपके एचआरडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने नीट के एग्ज़ाम की भी तारीखें की घोषणा की बात की कि वो भी जुलाई के ऑलमोस्ट होगा। जब नीट जो है एनटीए जुलाई के ऑलमोस्ट करा सकता है, तो नीट में क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए आपको ये ध्यान दे के चलना है, यदि आप फॉर्म नहीं अप्लाई किए तो कर दीजिए, क्योंकि जून कुछ लोगों को हमने देखा कि जो यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं कि जून और दिसंबर एक साथ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको आप ध्यान रखिएगा। यदि बहुत बड़ी महामारी आ गई तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही हैं इससे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि जून का एग्ज़ाम आपका दिसंबर के साथ होगा। जून का एग्ज़ाम मान के चलिए जुलाई अगस्त तक मुश्किल से जाएगा, यहाँ पे आपको होना ही है, क्योंकि इसी समय एकेडमिक के भी एग्ज़ाम करा रहा है एनटीए, यानी एकेडमिक एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं, एनटीए आपका नीट का एग्ज़ाम करा रहा है, तो नीट से तो कम लड़के नीट में होते हैं, तो इसलिए आप ये ध्यान पे रखिएगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा बायोगैस। सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना किसमें है? शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, समशीतोष्ण में या उपोष्ण में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना किसमें? आईएसए हमने आपको पढ़ाया है, पेड कोर्स वाले ज़्यादा ध्यान दें। और आईएसए का जो वीडियो था ये हमने सभी के लिए अवेलेबल करा दिया था। तो किस जो सौर ऊर्जा का विकास सबसे ज़्यादा किस में है? उष्ण कटिबंध में। और ये उष्ण कटिबंधीय देश कितने में? लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के मध्य ये माने जा रहे हैं, यानी कि आपका आईएसए जो मान रहा है ये 23.5 कर्क और मकर के बीच, मकर रेखा के बीच लगभग कितने कंट्री हैं? 121 कंट्री जो आईएसए में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। और जो आईएसए का, यानी आईएसए का फुल फॉर्म में देख लीजिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इसको रेटिफाई किए हैं 83 कंट्री ही रेटिफाई किए हैं। ठीक, अगला है विझिंजाम जो केरल का है, किस ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपने देखा उष्णकटिबंध विझिंगम, ये किसके लिए फेमस है? ये आपका तरंग ऊर्जा के लिए। ठीक, कौन खुले सागर की मछली नहीं है? हेरिंग, कॉड, सार्डाइन, मैकरल। खुले सागर यानी गहराई में जो पाई जाती हैं। 107 सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कॉड। निम्न में से किस स्थान पर ज्वारीय ऊर्जा का आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया? दुर्गा दुरानी क्रीक, मूस पॉइंट, थनगेश्वरी, कल्पक्कम। ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित प्लांट कहाँ पे है भारत में? दुर्गा दुरानी क्रीक में। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने 1910 के दशक में कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान और भूगोल दोनों बताया? फ्रेडरिक राडजल, रेस्थोपेन,
बर्नार्ड हैटनर। तो 109 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बर्नार्ड। इन्होंने 1910 के दशक में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को एग्रीकल्चर साइंस और ज्योग्राफी दोनों के अंतर्गत शामिल किया। चाय का उद्भव स्थल कहाँ माना जाता है? भारत, चीन, जापान, श्रीलंका। सही उत्तर ही आपका चीन। अगला है, अबिसीनिया पठार को किस फसल का उद्भव स्थल माना जाता है? अबिसीनिया पठार कहाँ पे? इथियोपिया में। कहवा, चाय, रबर, तंबाकू। तो जो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 111 का वो है कहवा यानी काफ़ी, इथियोपिया का है। अगला है, स्पेंसर और थॉमस ने गन्ने का मूल स्थान कहाँ बताया? पश्चिमी द्वीप समूह, चीन, न्यूगिनी या भारत। तो गन्ने का जो मूल स्थान है क्या है? न्यूगिनिया है, पपुआ न्यूगिनी। वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया कब? 28/6, 1926, 76 या फिर 1926। ये देखिए 2 बार हो गया, तो थोड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो 113 का जो सही उत्तर आपका 1926 है। ठीक, तो यहाँ पे बी डी दोनों राइट हो जाएंगे। ओलफ जॉनसन का सिद्धांत संबंधित है, ये हम सिद्धांत आपको कराएंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे। ओलफ जॉनसन का सिद्धांत संबंधित है कृषि भूमि उपयोग, नगरीय भूमि उपयोग, शस्य संयोजन या कृषि उत्पादकता। 114 का जो आपके पास राइट आंसर है कृषि भूमि उपयोग से संबंधित है। शस्य संयोजन के निर्धारण हेतु न्यूनतम विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोनासन, जॉनसन, डोई या बीवर। तो सही उत्तर 115 का हो जाएगा, बीवर ने किया था। बीवर पे ही आधारित हैं डोई महोदय, जापान में किए थे। डोई ने किस औद्योगिक संरचना के अध्ययन में बीवर विधि का संशोधन किया? देखिए ये प्रश्न यूजीसी में आपका आया था। न्यूजीलैंड, जापान, यूएसए, चीन। 116 अभी हमने बताया आपको, जापान में डोई ने किया। अगला है, इंग्लैंड में कृषि उत्पादकता के परिकलन हेतु किस विद्वान ने कोटि गुणांक विधि का यूज किया? ये देखिए आपका यूजीसी में ये भी पूछा गया है। किल्डाल, जोनासन, भाटिया, इनमें से कोई नहीं। तो 117 का जो सही आंसर है आपका किल्डाल का ही कोटि गुणांक मेथड है। कृषि उत्पादकता के अध्ययन में किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम 1958 में भूमि वहन क्षमता विधि को अपनाया था? BN सिन्हा, SS भाटिया, स्टाम्प या मोहम्मद शफी। तो राइट आंसर है डिडले स्टाम्प ने कृषि उत्पादकता अध्ययन में सर्वप्रथम भूमि वहन क्षमता विधि को यूज किया था। किसके लिए? ब्रिटेन में। अगला है, विट्लसी ने विश्व को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया? आसांशा है 10, 11, 12, 13। तो राइट आंसर यहाँ पे 119 का क्या हो जाएगा? 13। कितने आधारों पे किया? कमेंट में करिएगा कितने आधारों पे 13 भागों में किया था? तो 5 आधारों पे, ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे हम 25 प्रश्न ही कर लेते हैं। ठीक, ब्रिटेन क्षेत्र कहाँ पे है? फ्रांस में, ग्रेट ब्रिटेन में, नीदरलैंड में या यूक्रेन में? तो यहाँ पे जो आपका ब्रिटेन क्षेत्र है, ब्रिटेन नाम है वैसे, तो ये आपका है फ्रांस में। ठीक, तो 120 ये प्रश्न यानी कि टोटल हमने 25 प्रश्नों को देख लिया है। ठीक, तो 25 प्रश्न में आप देखिएगा कि ये जो भी प्रश्न आपके कराए गए हैं आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये इसलिए यहाँ पे कम कराया जा रहा है, आज 13-14 मिनट का ही मोस्टली कराएंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम को मैनेजमेंट के लेके प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा उसके लिए एक्सक्यूज करें। और यहाँ पे देखिए कि जो भी आपको चीज़ें कराई जा रही हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, कोशिश करिएगा कि इसको नोट डाउन करते चलिएगा, या 1 से 2 बार देख लेंगे तो हो सकता है कि मान लीजिए हम आपको 500 प्रश्न यदि करा दे रहे हैं तो 500 में कंफर्म मानिए कि आपका यूजीसी नेट में कम से कम 10 से 15 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। नहीं 10-15 मिल रहे हैं आपके, यदि 10 प्रश्न भी मिल जा रहे हैं तब भी बहुत है। ठीक, लेकिन आपके अन्य परीक्षाओं में जैसे TGT हो गया, PGT हो गया, ग्रेड 1 हो गया, तो ये सभी परीक्षाओं में आपको आसान वाले प्रश्न दिए जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि TGT PGT की मेरिट जो है, यदि 125 प्रश्न हैं, जैसे यूपी की बात करें PGT की, तो मान के चलिए कि आपका 100 से ऊपर ही मेरिट रहती है। कभी कभी 115 चली जाती है, 110 चली जाती है। क्या इतना जाने पर आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि 125 में 115 110 कर लिया जा रहा है बंदा? यानी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, 1-2 नहीं बल्कि जो सीटें रहती है उसकी मिनिमम कट ऑफ इतनी ही जाती हैं। कट ऑफ मार्क्स की बात मैं कर रहा हूँ।
तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रख के चलना है। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग, और उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। आगे देखिए हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं काफ़ी प्रश्न। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आइसोडोपेन और आइसोटीम दोनों में अंतर आपको बताएंगे, क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है टाइम के लेके, तो उसी को थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं। तो फिर जब मैनेज हो जाएगा तो हम आपको इसको जो इस समय 9:30 से लाइव हो रहा है, ये आपका दिन के ऑलमोस्ट जैसे 12 बजे या मॉर्निंग टाइम में इसको कर देंगे। ठीक, 12 से पहले के आसपास। ठीक, थैंक यू।